आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराड़ा। सूरज सनीम की लिखी ये लाइंस इस समय सूबे की मुखिया के जहन में जरूर चल रही होंगी और वजह भी वाजिब है, क्योंकि इस बार विधानसभा बजट सत्र से ठीक पहले सरकार के विधायकों ने ही सवाल पूछ डाले कि पिछले बजट घोषणाएं कहां तक पूरी हुई, सातों वेतन आयोग का क्या हुआ, टूटी हुई सड़कें, बिजली, साथ ही चुनाव के दौरान 15 लाख नौकरियों का जो वादा किया था जनवरी 2014 से सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली है, खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि नहीं मिलने और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा देने जैसे तकरीबन 3000 से ज्यादा सवाल लगाए हैं इस बार। और उसके बाद ऐसी मनस्थिति होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए बिजली की दरों को कम करने के लिए बजट सत्र से ठीक पहले कदम उठाया और विपक्ष को बैकफुट पर धकेला, इसे मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोनों दलों के सामने चुनौती भी है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जा सके तो जनहित के मुद्दों पर बहस हो पाएगी और नजर कुर्सी पर नहीं मुद्दों पर रहे तो ज्यादा ठीक है। आज बिग फाइट लाइव में नजर उन्हीं मुद्दों पर जो प्रदेश के लिए जरूरी है। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजस्थान बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में दिन रात एक कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष ने जिस तरह से किसानों की बिजली की बढ़ी हुई मांगों को वापस लेकर विपक्ष के चक्रव्यूह को भेद दिया है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस में जरूर होंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों से सरकार को जितनी चिंता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चिंता तो भाजपा के अपने ही विधायकों के सवालों को लेकर है। और इसका कारण भी है, विधानसभा में सूचीबद्ध सवालों में भाजपा विधायकों के द्वारा किए गए वो तीखे सवाल, जिनके जवाब देते समय सरकार के घिरने की पूरी संभावनाएं हैं। और जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही हैं, कहा जा सकता है कि सरकार के ही विधायक प्रतिपक्ष को मुद्दे उपलब्ध करवाकर विपक्ष की सी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इन सवालों में सबसे अग्रणी रहने वालों में मंत्रिमंडल के दावेदार रहे जोगाराम पटेल, प्रहलाद गुंजल, ज्ञानदेव आहूजा, दिया कुमारी और घनश्याम तिवारी जैसे कई दिग्गज नेता हैं जो अपनी सरकार को जवाबदेही याद दिला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सीएम की बजट घोषणाएं कब तक पूरी होनी थी, कितनी पूरी हुई, सरकार ने 3 सालों में कितने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप किया और कितनों के खिलाफ चालान किया, 7वें वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है, जबकि सवाल प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इन सवालों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाले सवालों में सबसे अहम सवाल यह है कि जनवरी 2014 से सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली, चुनाव के दौरान 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, उन बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया, 3 साल में कितनी नौकरी दी, 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक किस किस विभाग में कितने खाली पदों के लिए विभागवार भर्तियां निकाली गई, किस विभाग में कितने पदों की भर्ती वर्क मोड पर है। वहीं घनश्याम तिवारी द्वारा लगाया गया सवाल, रिफाइनरी क्यों नहीं लगाते, गले की फांस बन सकता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष भी पूरी ताकत लगाना चाहेगा, लेकिन आमतौर पर हंगामा कर सदन न चलने देने जैसी कोशिश करने वाले विपक्ष के हाथ भी किसानों की नाराजगी वाले सवालों पर कटे से लग रहे हैं। तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती कि इस बार राजनीतिक फायदे साधने के बजाय नजर आमजन के मुद्दों पर रहेगी या फिर वही ढाक के 3 पाल वाली स्थिति सामने होगी? मुद्दों पर नजर की बातचीत की जाएगी, लेकिन एक सवाल यहां पर आपके लिए भी है, क्या विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, साथ ही साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए। और हमारे साथ में बातचीत के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ में हैं, साथ साथ विश्लेषक अवधेश अकोदिया जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले ओम सैनी जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्या लगता है विधानसभा में वाकई जनहित के मुद्दों पर चर्चा अब तो होनी ही चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर के विधानसभा में जनहित के मुद्दों पे तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इस सरकार का आना जो रहा है वो एक वादे के साथ में रहा है कि हम क्या क्या देंगे, कैसे सब नियंत्रित करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे और रोजगार देंगे, साथ साथ में महंगाई को नियंत्रित करेंगे और फिर एक ऐसा शासन देंगे जहाँ पर सब लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन हो उसकी तरफ कुछ भी नहीं रहा है। जिस तरह की नाराजगियाँ देखने को मिलती है, यानी अब तो सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं कि हम जो वादे करके आए थे उनका क्या हुआ।
उसी तरह प्रतिपक्ष की तो खैर जिम्मेवारी है कि वो हमेशा सवाल उठाता रहे और जांचता रहे कि सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसको कमतर आंका जाए या ज़्यादा तो बता नहीं सकते। बहरहाल उन सब बातों पर मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे ही विधानसभा में चर्चा होने का सिलसिला होता है, जो एक संस्था है, स्पीकर एक संस्था है जिसको कि इन सब चीज़ों को नियंत्रित करते हुए चर्चा करवानी चाहिए। होता यह है कि हमें उधर से ही उद्वेलित होने का सिलसिला नजर आने लगता है, स्पीकर स्वयं नाराज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि जनहित के मुद्दों पे इस बार भी चर्चा हो पाएगी। लेकिन एक बड़ी कोशिश जो है ओम जी इस बार की गई है कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की, और इसके तहत अवधेश जी अब क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो है हंगामे करने के लिए कुछ और बहाना ढूंढना होगा? देखिए, विपक्ष के पास यदि केवल हम हंगामे की बात करें तो विपक्ष के पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो एक सत्ताधारी दल के अंदर एक जो विपक्ष है उसको साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा आपने जिक्र किया, इतने सारे जो सवाल, जो प्रश्न है विधानसभा में लगाए गए हैं, तारांकित और अतारांकित, उसमें आप देखेंगे जो शीर्ष पर 3 विधायक हैं वो तीनों सत्ता पक्ष के हैं। तो वो जो सवाल हैं वो सरकार की पेशानी पर पसीना लाने वाले हैं। इन सवालों को जो विपक्ष है वो लगातार उठाता रहा है, लेकिन विपक्ष को इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं, क्योंकि विधायकों ने वो सवाल विधानसभा के माध्यम से पूछे तो उनका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा जी। आप उनको उसमें विलंब कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर तो उनका देना पड़ेगा। जहां तक आपने पूछा कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं, तो बिजली का मुद्दा आप छोड़ दीजिए, वो एक चला गया है। उसके अलावा देखिए, आप अभी जो परसों ही जो घटना हुई है कोटा में, जिस तरह से पुलिस के साथ व्यवहार हुआ, या उसको ये मान लें अपन विधायक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके अलावा जो अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको आप ले लीजिए। जो आनंद पाल है वो अब तक पकड़ में नहीं आया है, वो एक मुद्दा है। उसके अलावा जो वादे सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए थे, उनको यदि अब सिलसिलेवार ढंग से अपन देखें तो वो अब तक पूरा होना तो दूर की बात है, उनमें कई क्षेत्रों में तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो इन सारे मुद्दों को लेके विपक्ष यदि चाहे और स्पीकर यदि अनुमति दें चर्चा करने की, तो सरकार को घेर सकता है विपक्ष। लेकिन जैसा ओम सैनी जी ने बताया, विधानसभा एक संस्था होती है पूरी, उसमें उस संस्था के कई अंग हैं। उसमें विधानसभा अध्यक्ष हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष हैं, उसमें मुख्यमंत्री हैं। तो विधानसभा के अंदर चर्चा कराने के लिए यदि विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा आता है तो उस पर अनुमति विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। यदि अनुमति वहां पर नहीं मिलती है सही ढंग से चर्चा करने की, तो विपक्ष के पास केवल शोर शराबा करना या वॉकआउट करना, इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो ओम सैनी जी, जिस प्रकार से तमाम ये मुद्दे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई ज्यादातर मुद्दे जो हैं इस बार तकरीबन 3000 सवाल जो हैं किए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही वो सवाल आए हैं। इस पर लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आ सकती है? देखिए, कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रतिपक्ष नहीं, इस बार तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के ही वो लोग जो बहुत नाराज हैं और जिन्होंने अपनी नाराजगियां बहुत पहले से व्यक्त की हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से चर्चा प्रारंभ होगी। और ऐसे में मेरा ख्याल है उस स्वर में प्रतिपक्ष का स्वर भी मिल जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में अगर हमारे स्पीकर ने अगर अपना आपा खो दिया तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी विधानसभा ठीक तरीके से काम कर सकेगी। और खासतौर से देखिए, ये बात तो पूछना ही पड़ेगा कि सरकार हमेशा कहती रही कि नौकरशाही और सत्ता के बीच में कोई वो नहीं, और नौकरशाही को वो काम करना चाहिए जनता के हित में। नौकरशाही से आमजन जितना परेशान है, प्रतिपक्ष जितना परेशान है, सत्ताधारी दल के लोग भी उतने परेशान है। और नौकरशाही जिस तरीके से डोमिनेटिंग हो रही है वो अपने आप में बड़ा परेशान कर देने वाला सिलसिला है। और मुझे लगता नहीं है कि इस बात को मुख्यमंत्री या दूसरे लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि विधानसभा उस तरीके से चल पाएगी जैसी कल्पना की जा रही है। लेकिन एक कल्पना से परे बात यह भी है, एक तरफ सरकार जो है कहीं ना कहीं अब गाल बजा रही है किसानों के मुद्दे पर, वहीं पर बिजली को प्राइवेट सेक्टर में देने के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। जिस प्रकार से भरतपुर और कोटा के बाद अब अजमेर में देने की बात सामने आ रही है। ये दबदबा है जनता का, जन ओपिनियन का, जिसकी वजह से सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। सरकार को किसानों की बिजली के बिल उस तरीके से कम करने पड़े हैं जैसा किसान चाहते थे। सामान्य जन भी इस तरह की कल्पना कर रहा है, वो भी यही चाहता है कि घरेलू बिजली का उपयोग जिस तरीके से बढ़ाया गया पैसा उस पर उसको कम किया जाए। और लेकिन विधायक और मंत्री इस बारे में जो अपने अपने क्षेत्र को लेकर भी बोल नहीं रहे हैं, और ये न बोलना उनके लिए कितना अपने आप में संकट पैदा करेगा, ये आने वाला वक्त और इस विधानसभा की चर्चा बता देगी। अवधेश जी, जिस प्रकार से चर्चा की जब भी बात आती है, कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है, पक्ष हो या विपक्ष, कि जनहित के मुद्दे जो हैं
वो कहीं साइड में रह जाएं और राजनीतिक फायदा भी उसमें बना रहे, उनकी बात भी करें तो बस जिक्र चले, लेकिन राजनीतिक रोटी जो है वो बराबर बनती रहनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है, लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसमें कितनी गिरावट आई है इन दिनों। देखिए, राजनीति में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा हो गई है, राजनीति का एक ही लक्ष्य हो गया है किस तरह से चुनाव जीते जाएं। तो चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठाना ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे उनको राजनीतिक लाभ हासिल हो। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए, जितने भी राजनेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनका मुख्य जो उनकी जिम्मेदारी वो है कि जनहित के मुद्दों पर किस तरह से वो फोकस करें। लेकिन ना तो विपक्ष कर पाता है ऐसा, ना ही सत्ता पक्ष कर पाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे जिनसे उनको राजनीतिक लाभ हासिल नहीं होता हो वो उनको उठाने से परहेज करते हैं। बिल्कुल परहेज करते हैं। लेकिन सीधा हम रुख करते हैं, विधायक दल की बैठक चल रही है कांग्रेस की और लगातार अब रणनीति बनाई जा रही है, वहां रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप वहां पर हैं। रामस्वरूप, क्या कुछ रणनीति सामने आ रही है कांग्रेस की? देखिए, अभी तक जो है यहाँ पर 15 एमएलए यहाँ पर आ चुके हैं। मैं बता दूं कि जो पीसीसी चीफ सचिन पायलट है वो खुद यहाँ 7 बजे आ गए हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम था मीटिंग का। 7 बजे वो सबसे पहले वो आ चुके हैं। लेकिन कुल 24 एमएलए हैं कांग्रेस के, लेकिन 24 में से अभी तक मात्र 15 ही पहुँच पाए हैं, बाकी अभी आए नहीं हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यूपी चुनाव में गए हुए हैं, वो वहाँ चुनाव प्रचार में है, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। लेकिन जो तेज तर्रार नेता अशोक चांदना है वो अभी तक पहुंचे नहीं है, राजकुमार शर्मा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और रमेश मीणा जो उपनेता है वो नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी जो नेता 15 है वो यहाँ पर एमएलए भी आ चुके हैं। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रामेश्वर डूडी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि 3 साल में जो सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं उनको लेकर के घेरने की पूरी तैयारी है। जैसे जो खनन विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ का जो घोटाला सामने आया था, उसको लेकर के, उसके साथ में जो एनआरएचएम में हुआ घोटाला, और उसके बाद में जो पीएचडी में जो बड़ा घोटाला हुआ है, उस तीनों बड़े मुद्दों को लेकर के सरकार को पूरी घेरने की तैयारी है। साथ ही साथ में जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जो वादे किए थे कि 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कांग्रेस का आरोप है कि रोजगार के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है, युवाओं को सिर्फ भ्रमित किया है और वोट हासिल किए हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं वही आवाज जो है उठाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप। इसी बीच हमारे साथ में कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जुड़ गई हैं, बीजेपी से मदन राठौड़ जी हमारे साथ में हैं। सर, माफ कीजिएगा, फूलचंद भिंडा जी हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी से। आपकी सरकार के सामने अभी चुनौती है, आप स्वीकार करते हैं या फिर किसान को मनाने के बाद में अब लगता है कि सभी मुद्दों पर अब तो खेल ही जाएंगे? ये जो बजट सत्र है और 3 साल का जो कार्यकाल है, ये पर्याप्त सबूत है कि हमने राजस्थान को विकसित राज्य में लाने का पूरा प्रयास किया है, उसमें सफल भी हुए हैं। जैसे मैंने पिछले 1 महीने में 271 शिलान्यास और लोकार्पण मैंने किए हैं, तो ये विकास का प्रमाण है। और विपक्ष के पास अब वैसे तो अल्पमत में है विपक्ष, लेकिन विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं इस प्रकार का जो वो रिमार्क कर सके वर्तमान सरकार को। लॉ एंड ऑर्डर की 14% अपराध घटना अपने आप में एक उपलब्धि है। एक आध कोई घटना हो जाए, जैसे कोटा में घटना हुई है। नहीं, विपक्ष के पास में अगर कहने को कुछ नहीं है तो खुद का तो फर्ज बनता है जनता की तरफ देखने का। नहीं, देखे ना, हमने क्वेश्चन लगाए ना, 3000 क्वेश्चन लगाए ना बीजेपी के एमएलए ने। ऐसा थोड़ी है, जागरूक नहीं है क्या? जागरूक है हम लोग। हाँ, जागरूकता दिख रही है, लेकिन उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन मर्यादा में रहकर करेंगे। मर्यादा कौन सी? काम करने की या फिर बहस करने की? अनुशासन है, एक सीमा तक। विपक्ष का रोल थोड़ी अदा करेंगे हम, तो सकारात्मक सोच के आधार पर जनता की समस्याओं को उठाएंगे और उसके कारण से प्रशासन भी काम करेगा। अर्चना जी, जब समस्या यही उठा लेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे विपक्ष में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ आदर्श स्थिति में पहुँच चुका राज्य में, इनके शासन में अवतरित होते ही, तो वो तो विडम्बना ही महसूस करती हूँ मैं ऐसे वक्तव्य के माध्यम से। तो क्योंकि इन्हीं के सत्ताधारी पार्टी के बहुत से विधायक, विशेषकर वरिष्ठ जो विधायक हैं, उन्होंने खुद की पार्टी को कई प्रश्नों से दागा है और प्रश्न पूछे भी हैं, विशेषकर रोजगार को लेकर, अपराधों को लेकर के और नोटबंदी के बाद उपजी स्थितियों को लेकर के। और उन्होंने विशेषकर ये जानना चाहा है कि संविदा कर्मियों के साथ जो वादे किए थे उस कमिटमेंट पर आप कितने खरे उतरे। अब देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना क्या होती है
कि जब आप दावा करते हैं कि साहब अपराध घट गए, लेकिन आपकी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है वो इस चीज़ को इसका खंडन करती है जिस चीज़ को लेकर के आप दावे कर रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में जब महिला उत्पीड़न के मामले में गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष कहें या यूँ कह सकते हैं 15-16 की तुलना में 17 में जब डाकरे से तुलना की जाती है तो आप 5वें से तीसरे स्थान पर आ जाते हो। SC/ST एट्रॉसिटीज़ में पहले स्थान पर आ जाते हो। उसके बाद आपने देखा राजधानी खुद सॉफ्ट टारगेट है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, गैंग रेप्स के लिए, और प्रतिदिन ऐसी कोई ना कोई दर्दनाक घटना या यूँ कह सकते हैं कि बहुत विभत्स घटनाएं संज्ञान में आती है जिसको लेकर के खुलासा जब होता है ये तो तमाम पुलिस घटनाएं, प्रशासन- तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जी। जा सकती है और उन पर नजर बने रहना जरूरी है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। विधानसभा क्षेत्र जो होता है उसमें विधायक अपनी समस्या को कम से कम कार्य करते हैं और ज़्यादा दिखावा करते हैं, जिससे कि आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो राजनीति को अखाड़ा बना के रख दिया है, जिससे कि काम तो होता नहीं है और जनता परेशान होती है। आजकल विधानसभा में तो सिर्फ एक विधायक अपने अपने मुद्दे तो उठाते हैं नहीं और जनता के हित की कोई बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे की पक्ष विपक्ष की बातें करके चर्चा करते रहते हैं और जनता के हितों का तो ध्यान ही नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि न तो पेंशन वगैरह का इनका भी किसी का ध्यान नहीं है। जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, जनता के अंदर तो बहुत त्राही मची हुई है।